हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। अमित कहाँ था इतने दिन? क्या कॉलेज? कब के खत्म हो गए सबके एग्जाम? कल हुए? ये क्यों चालू नहीं हो रहा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। अभी इंश्योरेंस क्लेम चालू है अपना। में इंटर ग्रुप 1 इंश्योरेंस क्लेम्स। कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 3। क्या? हाँ, हेलो हेलो, अभी आ रही क्या ऑनलाइन वालों? आवाज आ रही क्या? आवाज? यस। चल, तो गुड्स सेल किए हैं, डिस्पैच भी कर दिए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। तो बॉस मैं इसको सेल्स बोल के रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि गुड्स मेरे पास है ही नहीं। जब आग लगा तब गुड्स मेरे पास था ही नहीं। उसके बाद बोला कि अगर अपन ने गुड्स कंसाइनी को भेज दिए हैं आग लगने से पहले, और हम्म, और मेरे यहाँ पे आग लग गई, तो वो गुड्स मेरे पास थे क्या यहाँ पे जब आग लगी? नहीं। तो मेरा नुकसान हुआ क्या यहाँ पे? नहीं हुआ। तो फिर मैं इसको परचेज में से डिडक्ट कर दूंगा। मैं इसको क्या करूंगा? परचेज में से डिडक्ट कर दूंगा। उसके बाद और क्या बोला आगे? कि कंसाइनर ने अपने को गुड्स भेजे, आया ना? हाँ। और हम अपने यहाँ पे आग लग गई, तो फिर मैं यहाँ पे मेरा परचेज क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। मैं उसको परचेज बोल के दिखाऊंगा। एक और लास्ट था
गुड सेंड टू कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, और अभी तक कंफर्मेशन पेंडिंग है उससे, उसने अभी तक वो ले लेगा गुड्स अपने से, इसके बारे में कुछ भी बोला हुआ नहीं। तो इसके दो ऑल्टरनेटिव है, एक तो कुछ भी मत करो, या तो फिर अगर आप सेल्स को डिडक्ट कर रहे हो सेलिंग प्राइस पे, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना होगा कॉस्ट प्राइस पे। समझा क्या? चलो, तो इतनी चीजें देखी थी, और तुम्हारे रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, लेकिन अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे लिए रुक के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि घर पे जाके पढ़ने तो तुम वैसे भी नहीं वाले। खाया ना? किधर है बाकी के? हम्म। कल खत्म हो गए ना? चलो अच्छा है। नेक्स्ट टाइम ना मैं मॉर्निंग का लेक्चर नहीं लेने वाला मैं। तुम्हारा ग्रुप टू वैसे भी आफ्टरनून में स्टार्ट होता है, तो लेक्चर मिस होने का कोई टेंशन नहीं। ग्रुप वन की बात कर रहा हूँ। क्या होता, कंसेप्ट नहीं समझाना, क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत हो जाती है, और तुम लोग उतना सीरियसली रिकॉर्डेड देखोगे, इसका मेरे को डाउट रहता। और थ्योरेटिकल रिकॉर्डिंग हो जाता है थोड़ा सा पढ़ के देख के, इधर थोड़ा सा भी ध्यान हट गया तो एक कैलकुलेशन मिस हो गया तो खत्म, पूरा क्वेश्चन नहीं समझने वाला आगे का। एनीवेज, चलो स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, पेज नंबर 513। A fire occurred in the premises of Sri G. Venkatesh on 1st April 2022, and a considerable part of stock was destroyed. The stock salvaged was rupees 28,000, and Sri Venkatesh had taken a fire insurance policy of rupees, इसको ना 1,71,000 करो, ये 17,10,000 बोल दिया है, 1,71,000 करो इसको। ठीक है, एक जीरो कट करो। और भी मिस्टेक्स है इस क्वेश्चन में, उसको अपन पढ़ते पढ़ते रेक्टिफाई करेंगे। बोला गया टू कवर द, मतलब उसने ये पॉलिसी क्यों लिया? ऑब्वियसली लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। इस पॉलिसी को, इसको कवर करने के लिए उसने ये पॉलिसी निकाला है, जिसका ये 1,71,000 क्या है पॉलिसी वैल्यू, 1,71,000 क्या है पॉलिसी वैल्यू। फिर बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टन द insurance claim which the company should claim from the insurance company for the loss of stock by fire. Following particulars are available. अभी आग कब लगी थी? 1 अप्रैल 2022, मतलब मेरा साल कौन सा रहा होगा? 2022। कैसे पता चलता है? तो परचेज फॉर द ईयर 21 दिया है तुमको, मतलब लास्ट ईयर का परचेज दिया। हाया ना? हाँ तो बोलो एटलीस्ट। उसके बाद लास्ट ईयर का सेल्स दिया है 11,60,000 का। फिर परचेज फ्रॉम 1 Jan 2022 टू 1 April 2022, मतलब ये ईयर के बिगिनिंग से लेके आग लगने की तारीख तक का क्या दिया? परचेज 1,82,000। उसके बाद आग लगने के डेट तक का सेल, यहां पे 2,40,000 कर दो, एक जीरो और हटा दो, 24 लाख नहीं, वो 2,40,000 होगा। ठीक है, उसके बाद 1 Jan 2021 का पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दिया 1,44,000। उसके बाद पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,42,000। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया मेरा, आया ना? उसके बाद वेजेस पेड, पिछले साल के वेजेस मतलब पिछले साल के डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए तुमको, एंड वेजेस पेड इस साल आग लगने के डेट तक का वेजेस दिया है, इसको 18,000 कर दो। ये 1,80 नहीं है, 18,000 है। ये सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स चल रहे हैं मॉड्यूल के, और स्क्रीन फ्रीज हो गया।
हेलो 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 हेलो। चलो, आवाज आ गई मेरी वापस। स्टार्ट करेंगे जहां से छोड़ा था। वेजेस कितना, 1,80,000 का 18,000 करना है तुमको, बराबर ना। यहां तक हो गया अपना पढ़ के। आगे, वेंकटेश हैड इन जून 21, जून 21 मतलब मेरा कौन सा ईयर? लास्ट ईयर या करंट ईयर? लास्ट ईयर। जून 21 कंसाइंड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 विच अनफॉर्चुनेटली वर लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट। इसने ना गुड्स भेजे थे कंसाइनी को, ठीक है, हाँ। और बिजनेस से तो वो गुड्स चले गए हैं और उसका एक्सीडेंट हो गया उन गुड्स का, और वो लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए एक्सीडेंट में। ओके, सिंस देयर वाज नो इंश्योरेंस कवर टेकन द लॉस हैड टू बी बोर्न बाय हिम फुल। अभी ये जो इंश्योरेंस अपन कर रहे हैं, ये क्या एक्सीडेंट वाले लॉस का इंश्योरेंस कर रहे हैं क्या? लॉस बाय फायर वाले इंश्योरेंस का, स्टॉक का अपन इंश्योरेंस कर रहे हैं, बराबर ना, हाँ। तो इसका कुछ अपने को नहीं करने का है, ये सीधा क्या होगा, कंसाइन गुड्स। आग लग गई, आग कब लगी? अप्रैल 22। ये कब भेजे थे? जून 21। मतलब अपने को परचेज में से लेस करना पड़ेगा पिछले साल के, आया ना। ये क्यों करना पड़ेगा? ताकि हम पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाए और उस ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाए, और वो परसेंटेज अपने को करंट ईयर में अप्लाई करना है। समझ में आई बात? क्या बोला, आया ना। बोला गया स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर for until the end of calendar year 2020 had been valued at cost less 20%। हाँ 10%, ये 20 मत करो यहाँ पे ना, इसको 21 कर दो और यहाँ पे फ्रॉम 22 कर दो। There was a change in the valuation of closing stock which was ascertained by adding 10% to its cost। मतलब ना 2021 में हमारा जो स्टॉक था, जो स्टॉक था वो 90, 2021 का जो ओपनिंग स्टॉक था वो 90% पे था, और 2022 में स्टॉक को 10% से ज्यादा बता दिया, आया ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूं 2021 का क्लोजिंग स्टॉक ये 110% पे था, मतलब ये 2022 में भी 110% से हो गया ना। समझा नहीं समझा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोला गया देर वॉज अ चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग, वो हो गया क्रूड कॉस्ट, दैट्स इट। अपने को क्या निकालना है? क्लेम, बराबर ना। क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ लो, समझ लो हमको क्या क्या दिया है, उसके हिसाब से अपन सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पढ़ लो, समझ लो, उसके हिसाब से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पढ़ लिया? पढ़ लिया क्या अभी? तो अभी चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा।
जीपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा पहले, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट उसके बाद बने। तो क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 4 है क्या, पेज नंबर 513 किसके बुक्स में है, श्री जी वेंकटेश। तो श्री जी वेंकटेश सबसे पहले बना रहे ट्रेडिंग अकाउंट, पीरियड है 1 जनवरी 21 से लेके 31 दिसंबर 21। उसमें सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक रेडी ना, टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था 2021 का ओपनिंग स्टॉक, 1,44,000। तो 1,40,000 सुनना, लेकिन 1,44,000 ये 90% है, तो 100 कितना हो, 1,60,000 बराबर। उसके बाद मैंने इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, परचेज दिया है 9,38,000, इसको एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टू परचेज 9,38,000, फिर सेल्स 11,60 पिछले साल का चे, तो बाय सेल्स 11,60,000। उसके बाद स्टॉक 31 दिसंबर 21 का 242 आया ना, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये 110% है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। 242 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, 2,20,000। समझ में आ रहा है क्या, तो यहां पे आएगा मेरा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 11,60 प्लस 2,20 13,80 पे टैली, 13,80 पे टैली, माइनस 1,60,000 माइनस 9,38,000, 2,82,000। अच्छा कुछ और बचा है शायद, एक सेकंड रुकना। टू वेजेस, ये देखना यहाँ पे वेजेस भी तो दिया है, 1,00,000 है पिछले साल का, तो ये हो जाएगा 1,82,000। ये हो जाएगा कितना, एक सेकंड रुक जा, इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट तो दिया ही नहीं है अपन ने, परचेज में से माइनस करेंगे ना, समझ रहे हो क्या, करो करो कट करो, कुछ नहीं होता। 9,38,000 माइनस 50,000, हाँ 8,88,000। अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, अभी आएगा सही। तो 13,80 माइनस 1,60 माइनस 888 माइनस 1,00,000, 2,32, ये सही है। मतलब सारे ट्रीटमेंट्स हो गए यहाँ पे, एक अपनी गलती हो गई थी, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, भूल जाएंगे अपन नहीं तो। एक वो वाला चीज, फिर ओपनिंग स्टॉक के कैलकुलेशन का चीज, क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन का चीज, बराबर। कंप्लीट किया ट्रेडिंग अकाउंट, इससे मुझे क्या मिला, जीपी। अब ये जीपी के अमाउंट से क्या निकालूंगा, यस, तो जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू 2,32,000 अपॉन 11,60,000 into 100, that is equal to
20%. That is equal to 20%. ठीक है, फिर मैं बनाऊंगा क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. इसका पीरियड होगा 1/1/2022 से लेके आग लगने तक. आग कब लगी थी, 1/4/22. तो 1/4/22. पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और वो एडजस्टेड है ऑलरेडी. तो 2 ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 ऊपर के ट्रेडिंग अकाउंट से लिया. ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बन गया, आया ना. उसके बाद इस साल के परचेज बोल 1,82,000. फिर इस साल के वेजेस बोल 18,000. फिर इस साल का सेल्स बोल 2,40,000. और इससे मेरे को आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. यहां पे ब्रैकेट में लिख दे 2,40,000 का 20%, बराबर ना. तो 240 का 20% 48,000. तो मेरे पास आएगा अभी क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 220 प्लस 182 प्लस 18 प्लस 48 468 पे टैली होगा ये, माइनस 240 2,28,000 2,28,000. कुछ साल्वेज दिया है क्या, दिया है. तो फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक. अरे ये जो स्टॉक आया ये था मेरा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ. लेकिन मेरा नुकसान कितने का हुआ है ये चेक करने के लिए मेरे को साल्वेज उसमें से माइनस करना पड़ेगा. तो यहां पे अपन लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ऑन डेट ऑफ फायर कितना था 2,28,000 माइनस साल्वेज स्टॉक 28,000. तो देयरफॉर लॉस ऑफ स्टॉक 2 लाख. लॉस ऑफ स्टॉक कितना आया 2 लाख. सब यहां तक साथ में. अभी मैंने बोला कि क्लेम कैलकुलेट करने से पहले हमेशा चेक कर पॉलिसी वैल्यू क्या था 1,71,000. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर क्या था, मतलब पॉलिसी वैल्यू इज लोअर देन स्टॉक. तो यहां पे एवरेज क्लॉज लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा. तो अगर एवरेज क्लॉज लगेगा तो फिर कैलकुलेशन ऑफ क्लेम क्या हुआ वैभव, इसमें क्या है 228 जो ऊपर यहाँ पे निकला उसमें से 28 माइनस करने का है. इसमें देखने जैसा क्या है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम. तो यहाँ पे क्लेम इज इक्वल टू, अभी एवरेज लॉस लगेगा तो फॉर्मूला लगेगा लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. तो देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू 2 लाख इनटू पॉलिसी वैल्यू था 1,71,000 का और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर था 2,28,000 का. तो देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू कितना आया एकदम डॉट
क्या बात है, 1,50,000। हो गया? कोई भी दिक्कत? पक्का? तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अपने को इंश्योरेंस क्लेम के। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के, लेकिन ये तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हर एक एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन वाइज अपन डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट देखेंगे, वो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रहेंगे, उसको इंपॉर्टेंट मार्क हो जाना चाहिए। रिवीजन के टाइम पे वो सारे एडजस्टमेंट्स को रिवाइज करना चाहिए और उसके ट्रीटमेंट्स को समझना चाहिए। अगर कोई ट्रीटमेंट तुमको समझा नहीं है तो पूछो, अगर नहीं पूछोगे तो कुछ नहीं, तुम मैकेनिकली करोगे, एग्जाम में जरूरी नहीं है ऐसे वर्डिंग्स हो, वर्डिंग्स अलग हो सकते हैं, उसका मतलब यही निकलेगा, लेकिन वो वर्डिंग्स अलग इस्तेमाल करेंगे। और अगर तुमको कंसेप्ट ही नहीं समझाए तो फिर तुम फंसने वाले हो वहां पे, है ना? मतिमंद लोगों, हाँ या ना? क्या रे ऐसा करते तुम लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। अभी ये जो हमारा पॉइंट था, ये था पॉइंट नंबर 2 फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, बराबर ना? इसमें लिख पॉइंट नंबर 3, अभी नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, या तो लॉस मत लिख, एबनॉर्मल लिख खाली, एबनॉर्मल ऑब्लिक स्लो मूविंग ऑब्लिक डिफेक्टिव गुड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ स्टॉक में इसको छोड़ के, इसको अगर समझ लिया तो इसको छोड़ के अपने को और कुछ भी देखने की जरूरत, मतलब नया कुछ देखेंगे नहीं, फिर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक तो सिर्फ कंसेप्ट के हिसाब से बेस ही बना रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स या स्लो मूविंग गुड्स या डिफेक्टिव गुड्स, दे दिया हेडिंग। सुनना, मान ले मेरी कपड़े की दुकान है, तुमको मालूम है कि एवरी ईयर साल में कई सारे सीजन आते हैं, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, फिर बारिश होगी, फिर ठंडी होगी, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट सीजन से, और जो कपड़े का व्यापारी है, उसका कपड़े का दुकान है, उसको सीजन के हिसाब से कपड़े रखने होते हैं। मतलब नॉर्मल कपड़े जैसे जीन्स टी शर्ट तो वो रखेगा ही, लेकिन उसके अलावा गर्मियों के हिसाब से उसको कुछ कपड़े उसके हिसाब से स्टॉक रखना। गर्मियों में गर्म कपड़े, भाई कौन से देश से आया है तू? गर्मियों में गर्म कपड़े पहनेगा, ठंडी में पतले कपड़े पहनेगा, है ना? और बारिश में पहनेगा ही नहीं। तो एक कपड़े के दुकान वाले को गर्मी के हिसाब से कपड़े रखने, बारिश के हिसाब से उसको कपड़े रखने, और ठंडी के हिसाब से भी कुछ कपड़े रखने हैं। और तुमने अगर देखा होगा तो कपड़े का ट्रेंड भी बहुत तेजी से बदलता है ना? हाँ। तो कपड़े के बिजनेस में ना डेड स्टॉक, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेड स्टॉक, ये बहुत ज्यादा होता है। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। मतलब परचेज तो किया है, जो रनिंग आइटम है वो तो सेल हो जाएगा, लेकिन कुछ आइटम्स, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको बेचने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और उसको परचेज करके अच्छा खासा टाइम हुआ होता है, तभी जाके सारे बिजनेसमैन, कपड़े के व्यापारी लोग, अगर तुम देखोगे तो इनका सेल लगाते हैं। सेल में होता क्या है? सेल में होता क्या है, जो तुम्हारा स्लो मूविंग आइटम है, जो बिक नहीं रहा है, जो तुम्हारा डेड स्टॉक है, उसको अपन कम प्राइस में बेचने को निकाल देते हैं, हाँ या ना? हाँ। मतलब इसको बाकी के गुड्स के कंपैरिजन में, बाकी के कपड़े के कंपैरिजन में, मैं जितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रखता हूं, मेरा जितना ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज रखता हूं, उतना परसेंटेज में इन आइटम्स पे रख नहीं सकता,
क्योंकि वो स्लो मूविंग है, क्योंकि वो डेड स्टॉक है, हो सकता है क्योंकि वो डिफेक्टिव है या ना। बोलने की बात है वो एबनॉर्मल, बोलने की बात है वो क्या है, नॉर्मल गुड्स नहीं है मेरे, एबनॉर्मल। नॉर्मल गुड्स पे मैं जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कमाता हूं, एबनॉर्मल गुड्स पे मैं वो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नहीं। कितनी बार तो ऐसा होता है कि प्रॉफिट में भी नहीं बेचते। मतलब मान ले 1,000 रुपए की चीज परचेज की है, मैं नॉर्मली 25%, 30%, 50% उस पर प्रॉफिट रख के 1,500 रुपए में बेचता हूं नॉर्मल गुड्स को। उन स्लो मूविंग आइटम्स को मेरे को हो सकता है कि 10-15% प्रॉफिट पे बेचना पड़े, 20% प्रॉफिट पे बेचना पड़े, हो सकता है जितना कॉस्ट है उस पर बेचना पड़े, हो सकता है 1,000 रुपए की चीज को मैं 800 रुपए में निकाल लू, क्यों, वो उतना तो खुला हो रहा। समझ में आ रहा है क्या? तो एक बिजनेसमैन का माइंड तुमको लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा ऐसे केसेस में। हाँ या ना? हाँ। तो फिर जो स्लो मूविंग आइटम्स होते हैं, जो डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं ना, उसको अपन एबनॉर्मल आइटम्स बोलते हैं। उनको नॉर्मल तरीके से बेचा नहीं जाता। तो फिर इंश्योरेंस क्लेम जो मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसका उस टाइम पे क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम पे क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे अपने को वो सीखना। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। तो सिर्फ दो बातें ध्यान में रखने की यहां पे। अगर पिछले साल में तेरे पास अगर एडजस्टमेंट में कोई एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट दिया हुआ है पिछले साल में, कि तेरा सेल था उसमें नॉर्मल इतना था, एबनॉर्मल इतना था, या तो तेरा स्टॉक था ओपनिंग क्लोजिंग उसमें एबनॉर्मल आइटम इतने का था, है ना? हाँ। तो पिछले साल के इसमें से अपने को वो एबनॉर्मल चीजें हटा देनी है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब मेरे को पिछले साल का क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बनाना होता है? ताकि मैं जीपी परसेंटेज निकालू, बराबर ना? अभी जीपी परसेंटेज नॉर्मल गुड्स पे तो सेम रहेगा, बराबर, हाँ या ना? हाँ। वो मैं पिछले साल के डेटा से निकालूंगा। तो पिछले साल के डेटा में अगर कुछ एबनॉर्मल आइटम है तो उसको तो इग्नोर करेगा, सिर्फ नॉर्मल आइटम्स के नॉर्मल वैल्यूज को कंसीडर करेगा और उसके हिसाब से क्या बनाएगा, क्या निकालेगा, जीपी परसेंटेज। और फिर करंट ईयर का मतलब आग लगने के पीरियड तक का जो तू मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाला है उसमें नॉर्मल सेल्स दो कॉलम बनाएंगे अपन, एक नॉर्मल आइटम्स का और एक एबनॉर्मल आइटम्स का, दोनों साइड में नॉर्मल नॉर्मल चीजें नॉर्मल कॉलम में रिकॉर्ड होगी और जीपी परसेंटेज अप्लाई करके अपन क्या कर देंगे, जीपी निकाल लेंगे। तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल आइटम्स बैलेंसिंग फिगर से मिल जाएगा। अभी रही बात एबनॉर्मल आइटम की। अभी एबनॉर्मल आइटम का क्या करे, तो अगर पिछले साल के स्टॉक में, अच्छे से समझना, पिछले साल के स्टॉक में अगर मेरे पास एबनॉर्मल आइटम थे तो इस साल मेरे पास एडजस्टमेंट रहेगी क्या, उस एबनॉर्मल आइटम को बेचा। समझा क्या? हाँ। तो करंट ईयर का जो मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसके एबनॉर्मल के कॉलम में टू ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। हाँ। परचेज उसका कुछ नहीं होगा, उसका सेल्स होगा। अभी जितने पे भी सेल किया है वो सेल कर देंगे, उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड कर देंगे और फिर एबनॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। समझा क्या? क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास एबनॉर्मल आइटम का, इसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारी राय बताओ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल आइटम का भी है, एबनॉर्मल आइटम का भी है, मतलब स्लो मूविंग आइटम्स, इफेक्टिव आइटम्स का भी है। समझ रहे हो क्या? हाँ। मैं इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम मांगने जाऊंगा तो मैं सिर्फ नॉर्मल का मांगू या मैं नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल दोनों का मांगू? बोलना। दोनों का कंफ्यूजन क्यों है? नॉर्मल का तो मांगेंगे सर, नॉर्मल का तो मांगेंगे। एबनॉर्मल में अगर कंफ्यूजन है तो बात को अच्छे से समझ, क्या एबनॉर्मल है लेकिन वो बिक ही नहीं सकता, ऐसा है क्या? कोई ना कोई तो एक प्राइस पे बिकेगा ना, मतलब उसका मेरे को कुछ ना कुछ तो पैसा आने वाला है ना, तो फिर वो भी इंश्योरेंस क्लेम में ऐड होगा। मतलब जब मैं लॉस ऑफ स्टॉक निकालूंगा या मैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बोलूंगा तो मैं नॉर्मल और एबनॉर्मल का दोनों का मिला के बोलूंगा। समझा? लॉस ऑफ स्टॉक जो निकलेगा वो दोनों का मिला के निकलेगा और क्लेम जो निकलेगा वो मेरा दोनों मतलब नॉर्मल के लिए भी मिलेगा और एबनॉर्मल के लिए भी मिलेगा। नॉर्मल के लिए तो चल बात समझ में आती है, अपना अपन अभी तक जो कर रहे हो उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन एबनॉर्मल के केस में जो क्लेम होगा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितने पे देगी तेरे को, तेरे सेलिंग प्राइस के हिसाब से या तेरे कॉस्ट प्राइस के हिसाब से? कॉस्ट प्राइस के हिसाब से जनरली बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मान लो उसको कोई अलग वैल्यू कंसीडर करनी है तो फिर वो स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि एबनॉर्मल आइटम को इतने पे वैल्यू किया जाएगा,
क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम को इस साल क्लेम के लिए इतने पे वैल्यू किया जाएगा। अगर ऐसा स्पेसिफिकली गिवन है तो फिर अपन उतने पे वैल्यू करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गुड्स, ये कॉस्ट पे ही वैल्यू होंगे। ये किस पे वैल्यू होंगे? कॉस्ट पे। तो हम रिकॉर्ड भी किस पे करेंगे? कॉस्ट पे। ओपनिंग स्टॉक किस में आएगा? कॉस्ट में इस साल। सेल्स उसके सेल्स वैल्यू पे, फिर उसमें प्रॉफिट लॉस अपन रिकॉर्ड कर देंगे। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो ऑटोमेटिकली किस पे आएगा? कॉस्ट पे आएगा। लेकिन अगर मान ले कि उसने इसके प्राइस को बदलने बोला है, अलग प्राइस कुछ तो बोला है, क्वेश्चन आएगा अपने को, ऐसा तो मैं वापस एक बार बताऊंगा। लेकिन फिर अगर उसने रिवाइज वैल्यू बोला है तो फिर रिवाइज वैल्यू पे आएगा। समझा क्या? मतलब उसकी वैल्यू चेंज करने को बोला है इंश्योरेंस कंपनी ने, तो फिर अपन उसके हिसाब से। समझा? पक्का? कोई दिक्कत? तो ये दो बातें, क्या दो ट्रीटमेंट्स बोले मैंने पिछले साल के, इसमें खाली नॉर्मल आइटम्स को कंसीडर करके जीपी परसेंटेज निकाल। इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने टाइम पे दो कॉलम बनाएगा, नॉर्मल का और एबनॉर्मल का। नॉर्मल को नॉर्मल तरीके से जैसे अभी करते आ रहे वैसा करेंगे, उसका जीपी परसेंटेज अप्लाई करके जीपी निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आया ना। एबनॉर्मल का ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर, उसका सेल्स जिस प्राइस पे सेल किया है उसके हिसाब से रिकॉर्ड कर, प्रॉफिट लॉस का आइटम का ट्रीटमेंट दे दे मेमोरेंडम ट्रेडिंग में, तो तेरे को एबनॉर्मल का क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। आया ना? ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करूंगा, दिस इज माई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बराबर। इसमें से माइनस करेंगे क्या? साल्वेस्ट। तो मेरे को मिलेगा क्या? लॉस ऑफ स्टॉक। और फिर इसके हिसाब से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? क्लेम। एवरेज क्लॉज लगता नहीं लगता वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। आया ना? चलो, तो हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दी है, उसमें लिखो। समझा क्या ऑनलाइन वालों? इसमें लिखो पॉइंट ए, एबनॉर्मल ऑब्लिक स्लो मूविंग goods are those goods which cannot be sold at normal gross profit percentage because either they are outdated or defective, because they are either outdated or defective. B, if a question contains data about abnormal goods, then the following points shall be kept in mind. Shall be kept in mind. पहला, while preparing trading account for last year, to calculate gross profit percentage, comma, only consider normal goods, ब्रैकेट में
एलिमिनेट एबनॉर्मल गुड्स। दूसरा, while preparing memorandum trading account, comma, we will make two separate columns डैश करके नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नोट लिखो इसमें, abnormal goods to be valued at cost unless otherwise stated। हो गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें भी एक छोटा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे अपना आंसर मॉड्यूल के आंसर के साथ टैली नहीं होगा, लेकिन हम जो चेंज करेंगे उसके हिसाब से हमारा आंसर बराबर होगा। ठीक है ना? चलो, इलस्ट्रेशन 5 में क्या बोला है? On 1st April 21, godown of Y Limited was destroyed by fire. The records of the company received the following particulars. 1st April 21, 1st April 21 डेट्स को हमेशा हाईलाइट हो जाना चाहिए। आग कब लगी? 1st April 21। तो 1st Jan, स्टॉक ऑन 1st Jan 21, मतलब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। स्टॉक ऑन 31st December 21। यार एक सेकेंड रुक जा, ऐसे कैसे? आगे 1/4/21 को लगी, 31/12/21 का कैसे? फिर 1/4/22 कर दे इसको, 1/4/22 कर दे ऊपर। आग कब लगी? 1/4/22। तो फिर मेरा स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम हो गया, और ये 31 दिसंबर 21 ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम हो गया। लास्ट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया? अरे हाँ या ना? तो बोलता क्यों नहीं तू? परचेज ड्यूरिंग 2021 ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ड्यूरिंग 2021 ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस फ्रॉम 1st Jan 22 टू द डेट ऑफ फायर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और सेल्स फ्रॉम 1st Jan 22 टू द डेट ऑफ फायर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बराबर? कोई दिक्कत? आगे बोला, इन वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 21, कब का? कब का? पिछले साल का। बराबर ना? अभी जो चेंज में बोल रहा था ना वो यहां कर, ये 5,000 को कट कर और वहां पे 800 रुपए लिख। 5,000 को कट कर और वहां पे 800 रुपए लिख। लिखा? अभी वापस पढ़ेंगे। इन वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 21, रुपीज 800 was written off whose cost was rupees 4,800। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स 4,000 है, उसकी कॉस्ट 4,800 थी। उसकी कॉस्ट क्या थी? 4,800। उसमें से 800 रुपए राइट ऑफ किया 2021 के क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे। मतलब 2021 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें एबनॉर्मल का वैल्यू कितना है? 4,000। और उस एबनॉर्मल गुड्स का कॉस्ट कितना है? 4,800, क्योंकि 800 रुपए राइट ऑफ किया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फिर आगे बोला गया
पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड इन 2022। तो पिछले साल में एबनॉर्मल आइटम था, इसमें से एक कुछ हिस्सा अपन ने इस साल बेचा, ठीक है ना, एट ए लॉस ऑफ ₹400, एट ₹2400, लॉस ऑफ ₹400 पे बेचा, एट ₹2400। इसका मतलब क्या हुआ? बराबर है ना? हाँ। तो अभी नेक्स्ट ईयर में जब मैं ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम रिकॉर्ड करूंगा, कॉस्ट पे करूं या उसके वैल्यू पे करूं? कॉस्ट पे करूं या उसके वैल्यू पे करूं? कॉस्ट पे करूंगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। क्या बोला हुआ है? एबनॉर्मल को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करोगे। तो ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल कितना आएगा? 4000 या 4800? 4800। सेल कितने का किया? 2400। कैलकुलेटर पे ले, सेल कितने का किया? 2400। तो 4800 माइनस 2400, 4800 माइनस 2400, 4800 का था, 2400 में सेल किया, लेकिन उसका कॉस्ट कितना था? उसको 400 के लॉस पे बेचा, तो लॉस भी 400 का माइनस कर, तो फिर बचा कितना? तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास आग लगने के तारीख पे स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स 2000 रुपए का था। बाकी तो नॉर्मल आइटम्स मेरे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके लिए जीबी परसेंटेज पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझा नहीं समझा? दिमाग की बत्ती जली नहीं जली? पक्का ना? कौन है? चलो, तो सबसे पहले अच्छा आगे कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, देखते एक बार। स्टॉक साल्वेज 5000, गोडाउन, द गोडाउन एंड द कॉस्ट ऑफ विच वाज फुल्ली इंश्योर्ड। ओके, ठीक है ना। तो यहां पे तेरे को पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया, तो जो लॉस होगा वही क्लेम होगा। पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया तो जो लॉस है वही क्लेम। तो अपन बनाएंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर क्या है? 515। किसके बुक्स में बनाने को बोला है? वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड के बुक्स में ट्रेडिंग अकाउंट 1 जन 21 से लेके 31/12/21। और थोड़ा जल्दी, टाइम कम है। हो गया? सबसे पहले सुनना, मैं ना खाली डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या क्या चीजें आने वाली, क्योंकि ज्यादा चीजें होती नहीं है इसमें। टू ओपनिंग स्टॉक, खर्चे कुछ दिए नहीं है, एक आध लाइन छोड़ के। टू परचेजेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर से आएगा। बराबर ना? अरे हाया ना? अच्छा, मेरे को एक बात बोल, तेरे को 31 दिसंबर 21 का स्टॉक दिया है 80,000, बराबर ना? सुन, 80,000 था, लेकिन इसमें अब नॉर्मल आइटम था ना। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पढ़। फर्स्ट पॉइंट, while preparing trading account for last year to calculate GP percentage only consider normal goods। तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में 80,000 के नॉर्मल गुड्स की वैल्यू कितनी इंक्लूडेड है? नॉर्मल गुड्स की वैल्यू कितनी इंक्लूडेड है? हे भगवान, मैंने लिखाया है, वो लिखते नहीं हो तुम, वही तो प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन में पढ़ते समय क्लियर कट वहां पे लिखा हो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। कितने लोगों ने लिखा है मॉड्यूल में वो? तो फिर वो पढ़ के बताना वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स क्या है। 4000। अरे 800 राइट ऑफ किया था ना, तो 4000 मतलब 76,000। और अगर ये स्टॉक में है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में, इसका मतलब ये पहले से चलते आ रहा है। आया ना? हाँ। तो फिर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 75,000।
इसमें से इसकी कॉस्ट हटाएंगे कितनी, 4,800, तो मेरे को इसका ओपनिंग स्टॉक बोल कितना आएगा, 70,200। ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक में जब इंक्लूडेड होगा तो कॉस्ट पेज होगा ना। उन्होंने बोला क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे 800 रुपए राइट ऑफ किया, ओपनिंग स्टॉक में तो 800 रुपए राइट ऑफ नहीं किया हुआ था, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में कॉस्ट पे था, तो फिर इसीलिए ओपनिंग स्टॉक में मैंने 4,800 माइनस किया जो उसकी कॉस्ट है। समझा क्या? अभी बाकी चीजें एज इट इज लिख दे। तो मैंने ये 75 लिख दिया, ये 80 लिख दिया, परचेजेस 3,10,000 और सेल्स 4,00,000। तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बोल के मिल जाएगा। 4,00,000 प्लस 76,000 माइनस 70,200 माइनस 310, 95,800। बोलते क्यों नहीं रहे तुम लोग? 95,800, ये 476 पे टैली। तो मेरे को क्या मिल गया, जीपी की अमाउंट। इससे क्या निकालूंगा, जीपी परसेंटेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 95,800 अपॉन 4 lakhs into 100 is equal to 23.95%। 23.95%। कोई दिक्कत यहां तक? अभी बनाएंगे अपन क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पीरियड होगा 1 जनवरी 2022 से लेके, आग कब लगी थी, 1/4, 1/4/2022। एक होगा नॉर्मल, एक होगा एबनॉर्मल, अगेन नॉर्मल, एबनॉर्मल। हो गया क्या? चलो टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट से नॉर्मल का मिल जाएगा क्योंकि उसमें से मैंने नॉर्मल हटा दिया है 76,000। तो नॉर्मल में आएगा कितना, 76, और एबनॉर्मल में 4,800। ध्यान रखना, दिस इज ऑलवेज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ नॉर्मल का लेना और एबनॉर्मल का लेते समय कॉस्ट लेना, ना कि उसकी वैल्यू। समझा क्या? उसके बाद अभी पहले नॉर्मल कंप्लीट करते हैं। टू परचेज, कितना परचेज दिया, 75,000। नॉर्मल में आएगा ये, समझ रहे हो क्या? उसके बाद सेल्स, बाय सेल्स कितना है, सुनना लेकिन 1 लाख में से एक सेल्स एबनॉर्मल है। 1 लाख टोटल सेल हो गया आग लगने के टाइम तक का, लेकिन उसमें से अपने को एडजस्टमेंट में बोला है कि अपन ने एक एबनॉर्मल गुड्स बेचा है। कितने पे बेचा, 2,400 पे। तो मैं यहाँ पे लिखते समय ना बाय सेल्स 2,400 ये तो दिया हुआ है, आया ना। तो नॉर्मल में आएगा 1 लाख माइनस 2,400, 1 लाख माइनस 2,400, 97,600।
ओके ओके क्या? तो ये भी ले लिया, बराबर। चल मेरे को ना नॉर्मल का जीपी बता, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्योंकि नॉर्मल का तो वैसा ही रहेगा परसेंटेज के हिसाब से। तो 97,600 का 23.95%। तो ये आया कितना, 23,375 बोल दू, 0.2 को छोड़ दो, राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसका, आया ना? हाँ। अच्छा सुन ना, अपने को बोला था अपन ने ये जो एबनॉर्मल आइटम्स के गुड्स बेचे, ये 400 रुपए लॉस पे बेचे, तो प्रॉफिट होता तो डेबिट में आता, लॉस है तो क्रेडिट में, तो यहां लिख दे बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस किसमें? एबनॉर्मल, 400 रुपए, बराबर ना? अभी बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल का निकाल, 76,000 प्लस 75,000 प्लस 23375 माइनस 97,600, 76,775, और यहाँ पे 4,800 माइनस 2,400 माइनस 400, ये 2,000 अपन पहले से निकाल चुके थे, और मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट है। समझा क्या? कंसेप्ट समझेगा ना तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं रहने वाली कि इसको कैसे सॉल्व करने का है, और मैंने प्रॉपर लिखा के दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट में एबनॉर्मल को छोड़ देंगे, नॉर्मल को रिकॉर्ड करेंगे और उसका जीपी निकालेंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल का कॉलम और एबनॉर्मल का कॉलम, नॉर्मल के कॉलम से जो सेल्स रहेगा उसका जीपी परसेंटेज ट्रेडिंग अकाउंट वाला मल्टीप्लाई करके जीपी निकाल लेंगे, बाकी की चीजें रख देंगे, अपने को नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए अपने को सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि पहले उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, फिर उसको सेल किया, फिर उस पर अपने को प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो फिर बाकी का बचा कितना अपने पास, आया ना? तो मेरा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर टोटल में कितना था, 78,775। समझा क्या? तो अभी अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, हेलो हेलो, आवाज आ रही क्या? कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो उसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, इसमें 76,775 प्लस 2,000, ऐसा अपन लिखेंगे 78,775। समझा? उसमें से माइनस करेंगे साल्वेज स्टॉक, कितने का साल्वेज है, 5,000 का, तो जो बचा वो क्लेम, सॉरी लॉस ऑफ स्टॉक, 73,775, 73,775, और एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं है, तो अपने पास डेटा इनसफिशिएंट है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू ₹73,775। समझा? पक्का? कोई भी दिक्कत? रुके यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 4 नहीं 3, 4, 5 हुआ अपना, बराबर ना? चलो, मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली। एएस अपन कल नहीं करेंगे, एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अपने 2 चैप्टर बचते, ब्रांच और एचपी, हायर परचेज, बराबर। इन दोनों को कंप्लीट करने का टारगेट रखते हैं, फिर एएस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एएस नहीं पढ़ेंगे, 30 अप्रैल तक होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है इसमें, आया ना? हाँ, तो जैसे भी है, कॉस्ट
2-4 दिन आगे पीछे होगा, उसमें एएस कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। आया ना? हाँ। लेकिन पहले अपन ये जो चैप्टर्स जिसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको एक लॉजिक लगा के अपन उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सारे चैप्टर्स करते हैं पहले। आया ना? कल क्लास कितने बजे होगा? 10 से 1। विपुल सर 2 बजे आने वाले, तो 3 घंटा, 10 to 1 या 9:30 to 1? चल ठीक है, 9:30 to 1 रखते हैं। 9:30 to 1 बीच में ब्रेक होगा, और उसमें तुम मेरे को नाश्ता कराओगे। अब मेरी पार्टी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बोला ना। अभी तुम अभी तुम खिलाओ मेरे को कल नाश्ता। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय।